नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार पर इस वक्त 4,64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में ऐसी खबरें आई हैं कि राज्य सरकार अब कर्ज को चुकाने के लिए जो उसकी संपत्तियां हैं दूसरे राज्यों में उसको बेचने जा रही है। एक स्थानीय अखबार ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी के अलग अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है, जिसमें पूछा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है और उसका मूल्य क्या है। बताया जा रहा है कि संपत्ति प्रबंधन विभाग पूरे देश में फैली इन संपत्तियों का व्यापक डाटाबेस तैयार कर रहा है और इस डाटाबेस का मकसद प्रदेश के बाहर मौजूद संपत्ति को बेचकर या किराए पर देकर राशि जुटाना है, ताकि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा सके, क्योंकि सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। तो आखिर सवाल यह है कि आखिर सरकार पर इतना कर्ज कैसे हो गया, और सवाल यह भी है कि क्या ये संपत्तियों को बेचकर राज्य सरकार अपना कर्ज चुका पाएगी। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसी कि खबरें आ रही हैं, आपने पढ़ी होगी, आपने देखा भी होगा कि सरकार अपनी सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार को ऐसी नौबत क्यों आई सरकार के लिए कि उसको जो सरकारी संपत्तियां हैं दूसरे राज्यों में उसको बेचने की जरूरत पड़ रही है? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपनी संपत्तियों को लेकर के सबसे ज्यादा लापरवाह है। अगर सरकार लापरवाह नहीं होती, क्योंकि मैंने करीब करीब 25 साल पहले इन सब इस मुद्दे पर एक बड़ी खबर की थी और पूरे देश में अलग अलग फैली संपत्तियों का, जिसमें सबसे ज्यादा कीमती संपत्ति मुंबई में है, उसके बाद केरल में है और धार्मिक नगरियों में संपत्ति है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और राजे रजवाड़े शामिल हुए तो उनकी जो संपत्ति अलग अलग जगहों पर थी वो भी सरकार के पास आई। तो मुंबई में सिंधिया राज घराने की बहुत ज्यादा संपत्ति थी। वो सारी की सारी संपत्ति अभी तक ज्यादातर कब्जे में है, बहुत बुरी हालत है। और ये मजे की बात यह है कि लगातार बात होती रही है, तो सरकार को यही पता नहीं था, पता भी था तो सरकार ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी संपत्तियों का क्या हो रहा है, एक चीज। दूसरा, लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया, मतलब जो सरकार की प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट के लिए जब बनाएगी, तो आप बताइए, जब सरकार के पास एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लिख कर कह रहा है कि आप बताओ आपके पास कितनी जमीन है। जब आपने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना रखा है तब भी आपको दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे पूछ रहे हो आप? वो डिपार्टमेंट बनाया, उससे पूछो। एक प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड होती थी जो सारा हिसाब किताब रखती थी बंबई में खास तौर पर। तो बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने संपत्तियों को लेकर भारी लापरवाही बरती है। मेरी जानकारी के मुताबिक, आप पता नहीं पिछले 25 साल में क्या हुआ, कोई समझौता हो गया कि नहीं हुआ, उसकी ताजा जानकारी नहीं है। लेकिन जो बंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी, वहां भी मध्य प्रदेश सरकार की बहुत जमीन है। तो सरकार ने देखा ही नहीं। अब जो बात आपने कही कर्ज, तो इस वक्त तो सरकार कर्ज सबसे आसान है, रोज कर्ज लेती है और पैसा उड़ाती है। मेरा ये मानना है कि कर्ज लेके भी बेच कर की संपत्ति जो बेच के सरकार कर्ज चुकाना चाहती है, ईमानदारी से अगर बेच दें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घपला मध्य प्रदेश सरकार के उन अफसरों ने किया है जो इस सबका प्रबंधन देख रहे थे। मुंबई में कैसे कब्जे हो गए, कौन जिम्मेदार है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, क्योंकि जो लोग भोपाल में बैठे उनको कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब अगर आप देखें कि महाराष्ट्र के भीतर जो संपत्ति थी, अगर उसका सही बाजार मूल्य मध्य प्रदेश सरकार को मिल जाए तो मुझे लगता है कि जितना कर्ज है उतना तो अकेले धारावी की जमीन से निकल आएगा। लेकिन उस पर जाएगी नहीं सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और इनकी मंशा जो है, आप एक आंकड़ा है जो सार्वजनिक हुआ है कि 101 प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं 2020 से अब तक। उन प्रॉपर्टीज के बदले में मिला क्या है, 110 करोड़।
इसका मतलब साफ समझ रहे हैं ना आप कि मध्य प्रदेश सरकार के अफसरों ने क्या मतलब खुर्द-बुर्द किया है। तो ये जो चीज है और इस पर जिस तरह से अमल हो रहा है वो बड़ा हास्यास्पद है। मुझे नहीं लगता है कि बेच बाच के कोई इतनी, हालांकि संपत्तियां बहुत कीमती, अगर ईमानदारी से बेची जाए तो पूरा कर्ज उतर सकता है, सरकार पर जो कर्ज है उससे वो फ्री हो सकती है, इतनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उनको नियमानुसार बेचा जाए तब ना, उनकी पारदर्शी तरीके से उनके विक्रय की प्रक्रिया चालू की जाए, तब वो हो सकता है। लेकिन लेकिन मेरा एक सवाल, आपको लगता है कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाना ठीक रहता है, ठीक रहेगा राज्य सरकार के लिए? तो जी, ये संपत्ति बेच के कर्ज चुकाना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्ज आप ले क्यों रहे हैं? कर्ज आप ले रहे हैं लाडली बहना को पैसा देने के लिए, लुटाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, वोट खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो ये विकल्प नहीं है, क्योंकि आप कर्ज लेते रहोगे फिर आमदनी होगी नहीं तो बेचते रहोगे, फिर तो सरकारी किराए पे चली जाएगी। असल बात यह है कि जो मूल मुद्दा है, सरकार ने अपनी संपत्तियों को ठीक से देखा वाला ही नहीं है। ज्यादातर वो संपत्तियां कब्जे में हैं, खुर्द-बुर्द हो गई हैं। और मैं कह रहा हूं ना कि जब मैंने खबर लिखी थी तब ये बात आई थी, सारे डिटेल आए थे, और आज फिर वही एक अखबार में डिटेल आए हैं, तब ये बात हो रही है। इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर केरल में तो सरकार के साथ, क्योंकि वहां 2-3 स्टेट से वो जमीन पे कब्जे थे तब भी, और उस पर बात हुई, फिर अभी भी कोई समझौता 2021 में हुआ है, लेकिन आज 26 आने वाला है, मध्य प्रदेश सरकार ने देखभाल की नहीं। तो सरकार जो है, पहली चीज तो संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाना कोई तरीका नहीं है। ये अपने विवाद, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी विवाद चल रहा है जमीनों को लेकर के। झांसी में जमीनें हैं तमाम मध्य प्रदेश सरकार की, कई जगहों पे जमीनें हैं, इलाहाबाद में है, हरिद्वार में है, बनारस में है, कई जगह हैं। तो ये दरअसल क्या है कि विवाद तो इसलिए हो रहा है ना कि सरकार ने देखा नहीं, लोग उनमें बैठ गए। अब जो संपत्तियां हैं उनमें कोई किराएदार बन के बैठा है। इलाहाबाद की संपत्ति का ये पता था मेरे को, एग्जैक्ट नाम नहीं अब याद आ रहा है, बड़ी इमारत थी किसी राजघराने से जुड़ी हुई, उसमें इतने किराएदार हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। क्या करेगी सरकार? चलिए अब आप बात उठाई दिया है लाडली बहना योजना का, कि कर्ज लेके सरकार लाडली बहना योजना को जो पैसे दे रही है लाडली बहनों को। तो आज आपने धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सुना होगा। मध्य प्रदेश की हालत में बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए प्रतिदिन 8 रुपए सरकार की तरफ से जाता है, गौवंश की देखरेख के लिए 40 रुपए जाता है, और लाडली बहनों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों को कुपोषण मुक्त कराइए। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने कोई बड़ा संकेत दिया है राज्य सरकार को? क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार यहाँ भी उन्हीं की है, बीजेपी की ही है। देखिए आशुतोष जी, मैं धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उन्होंने सही मुद्दा उठाया। और ये बात जो महिला बाल विकास मध्य प्रदेश सरकार का जो है, वो खुद कुपोषण का शिकार है, जिसकी जिम्मेदारी है। इतना घपला, इतना भ्रष्टाचार है। मैं आपको कुछ साल पहले की बात याद दिलाता हूं, जब कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, तब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और महिला बाल विकास मंत्री भी वही थे। अब वो जो घोटाला खुला था कई 100 करोड़ का था, कि पोषण आहार को के ट्रांसपोर्टेशन में ही घोटाला, पहुंचा ही नहीं। और कैग की रिपोर्ट को झूठा साबित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि अब मंत्री विभाग के मंत्री भी वही थे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, जो महिला बाल विकास विभाग सिर्फ शोषण, बेईमानी, मक्कारी का अड्डा बना हुआ है, वहां लूट होती है और लगातार हर साल होती है। तब तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार थे, उस विभाग के मुखिया थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। एक बेलवाल नाम के अधिकारी का नाम आया था, जिसपे अभी शायद मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि वो पूर्व मुख्य सचिव का बहुत करीबी था और मुख्यमंत्री का भी बरदस्त था, वही सारे घपले करता था। तो मूल बात यह है कि जब मुख्यमंत्री खुद विभाग के मंत्री थे और तब घपला हो गया, तो आप सोचिए कि वहां क्या हो रहा था। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी की बात है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि मध्य प्रदेश में बच्चे कुपोषित हैं। दूसरे नंबर पे है पूरे देश में कुपोषण के मामले में। नहीं, अगर और देखें आप, ये असली बात तो ये है कि अगर
अब फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए तो ये 10 लाख का आंकड़ा जो है ना, ये और आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ेगा। मूल बात यह कि कागजों पर पोषण आहार सब जगह पहुंच रहा है, कागजों का पेट पूरा भर रहा है, लेकिन उसके बाद पेट भर रहा है भ्रष्ट अफसरों का, नेताओं का, मंत्रियों का और दलालों का। इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसको तोड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, विभागीय मंत्री भी थे, तब घपला आया था और कुछ नहीं हुआ। तब ये बाद में कोशिश की गई कि नहीं नहीं ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बात दब गई। बात दब गई क्यों? विपक्ष ने उठाया नहीं, क्यों विपक्ष ने आज भी विपक्ष के कहने पे मुद्दा नहीं उठाया। आज तो विपक्ष ने ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? जब केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया उसके बाद ट्वीट किया ना। क्या जीतू पटवारी की टीम ने क्या जो है विधानसभा के दौरान उज्जैन के लैंड पुलिंग का मुद्दा उठाया क्या? और दूसरे जो मुद्दे थे इंपॉर्टेंट मुद्दे 5 दिन में उठाए क्या? बंदर बन के नाचते रहे, बन के घूमते रहे विधायक और विपक्ष के नेता। गंभीर मुद्दों पे बात ही नहीं करती है कांग्रेस। आज भी ये मुद्दा है। आज ट्वीट करने से क्या होगा? जमीनी हकीकत देखो भाई, ट्वीट कर दिया बस, इसके बाद काम हो गया। यही जो ट्वीट कर करके जो है ना, ये कांग्रेस के नेता अपना काम चला लेते हैं, इसीलिए सिमटते जा रहे हैं और अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश से बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। इतनी बुरी हालत है इनकी, ये काम करना ही नहीं चाहते। अन्यथा आप सोचिए, बंदर के हाथ में अस्त्र लेके नेता विपक्ष बंदर के साथ कूद रहे हैं। गंभीर मुद्दे पे विधानसभा में सरकार को घेर के सवाल उठाने की बात थी, उस पर नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार को नहीं लगता, विपक्ष को नहीं लगता कि 17 गांव के लाखों किसानों का, हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन जा रही है? कौन देखेगा इसको? लेकिन कांग्रेस मुद्दे नहीं उठाती है। कांग्रेस सिर्फ ट्वीट करके अपनी भूमिका पूरी कर लेती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है और मध्य प्रदेश सरकार अभी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जमीन बहुत खराब। मेरा धर्मेंद्र प्रधान जो बोले हैं वो राज्य सरकार के लिए नसीहत है या चेतावनी है? अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि चेतावनी देने की स्थिति में तो प्रधान जी है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री या जो सरकार जो है वो सीधे मोदी जी के अधीन है। तो वो नसीहत ही कह सकते हैं कि भैया सब ठीक करो इसको, क्योंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए और जिस तरह से अब आएंगे, उसके बाद कोई भी व्यवस्था जो है राज्य सरकारों में, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। ऊपर से जो ऑर्डर आ जाए वो हो जाएगा, वरना क्या आप समझिए ना, क्या मुख्यमंत्री महोदय जो आपने आंकड़ा दिया, गाय को 40 रुपया है, पॉकेट मनी लाडली बहन को 50 रुपया है और कुपोषण वाले बच्चे के लिए आप 12 रुपया दे रहे हैं। उसे 12 रुपए तो अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए है, जो उनके लिए 8 रुपए है, मात्र 8 रुपए, 2 केला भी नहीं मिलेगा। ला छोड़िए, 1 पाव दूध नहीं मिलेगा। 68 रुपए किलो दूध बेच रही है सरकार। क्या है ये जो तमाशा है कि कभी अंडे के नाम पे कूद गए, राजनीति हो जाएगी। एक सरकार खुद पोषित हो रही है, बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं कुपोषित हैं, वो हैं, लेकिन मैंने कहा ना, सरकार के मंत्री, अफसर, दलाल और ठेकेदार ये सब पोषित हो रहे हैं। और मैं आपको नाम दे सकता हूं कि कौन कौन पिछले 25-30 साल में दलिया बेच बेच के अरबपति हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को मालूम है सबका हिस्सा बांट है। मोहन यादव के लिए भी मैं कहता हूं ना, भूपेंद्र जी ने सवाल उठा दिया है, प्रधान जी ने, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा उनकी बात। बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं भी कुपोषित हैं और हालत दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। जी, तो मध्य प्रदेश सरकार जा रही है और बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं कुपोषित हैं और इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।